इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। कैप्सूल में भरा हुआ सरीउल असर सियाल बारीक सुई के जरिए मेजर बख्शी के जिस्म में उतर गया। उसने गुस्सीली नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन उसे जवाब देने की मोहलत न मिल सकी। वो खड़े खड़े तेवरा गया। मैंने फुर्ती से उसे अपने बाजुओं पर संभाल लिया। अव्वल खान ने दूसरी तरफ से बख्शी की बगल में हाथ दिया और हमने आनन फानन में उसके बेहोश वजूद को अव्वल खान की गाड़ी की अकबी नशिस्त पर पहुंचा दिया। मैंने ये बात पहले नोट कर ली थी कि मेजर बख्शी की कार कोई सफारती नंबर प्लेट वाली नहीं थी। वो प्राइवेट नंबर वाली कार का इस्तेमाल कर रहा था। तुम इसकी कार लेकर मेरे पीछे चले आओ। अव्वल खान ने अपनी ड्राइविंग सीट संभालते हुए मुझे हदायत थी। जब तक हम इंतजार के तकलीफ के मराहिल से गुजर रहे थे वो सब बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। जब कार्रवाई करने का वक्त आया तो सब कुछ इतनी सुरात और रवानी से होता चला गया जैसे वो किसी ड्रामे का पहले से लिखा हुआ मंजर हो और हर अदाकार को मालूम हो कि उसे क्या करना है। मेजर बख्शी को किसी भी किस्म के मुजाहमत करने का मौका नहीं मिल सका था। हमारी दूसरी खुश नसीबी ये थी कि दूर दूर तक कोई मुतनफ़िज़ मौजूद नहीं था जो हमारी इस कार्रवाई में मुखल होता या एनी शाहिद बनता। मैंने मेजर बख्शी की कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली, इंजन स्टार्ट किया और अव्वल खान के पीछे रवाना हो गया। हम दोनों घर से रवाना हुए तो सब हमारे बारे में फिक्रमंद थे। सोचने की हद तक बख्शी का अगवा बहुत मुश्किल काम नजर आ रहा था। मैंने गाड़ी चलाते हुए बाएं हाथ की मदद से मोबाइल फोन पर घर का नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से फौरन ही वीरा लाइन पर आ गई। तुम कहाँ और किस हाल में हो? मेरी आवाज सुनते ही वीरा ने तजस्सुस अमेज लहजे में पूछा। हाल ना पूछो, बस ये समझ लो कि मुर्गा जाल में है और अब हम वापसी का सफर तय कर रहे हैं। वापसी में देर हो तो फोन पर राब्ता करते रहना, वीरा ने ताकीद की। फिर बताया, थोड़ी देर पहले तुम्हारे लिए जलाल का फोन आया था। हो सकता है कि वो मोबाइल पर तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हो। इस वक्त मैं उससे बात करने के मूड में नहीं हूं, मैंने तेजी से कहा। जब तक बख्शी का किस्सा नहीं निमट जाता इससे कोई बात नहीं होगी। इसका दोबारा फोन आए तो तुम मेरी तरफ से बेखबरी जाहिर करना। उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहाँ मिल सकूंगा। वो तुमसे बात करने के लिए खासा मुस्तरिब था। तुमसे राब्ता ना हुआ तो वो अव्वल खान को पकड़ लेगा। वीरा ने अपने ख्याल जाहिर किया। उसकी फिक्र न करो, उसे मैं समझा दूंगा, बल्कि वो खुद भी अलग थलग रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे हैरत है कि तुम जलाल की तरफ से अचानक इतने भड़क गए हो। तुमने एक कदम उठा लिया है, अब वो तुम्हें क्या मशवरा दे सकता है? इसे भड़कना नहीं कहते, मैं एहतियात से काम ले रहा हूँ। बख्शी से निजात हासिल करने के बाद मैं खुद इससे बात कर दूंगा। हम ओल्ड क्लिफ्टन से निकलकर मसरूफ तर सड़कों पर पहुंच रहे थे। मैंने गुफ्तगू मुख्तसर करके फोन बंद कर दिया और फिर इसका स्विच ही ऑफ कर दिया कि बाहर से आने वाली कोई भी फोन कॉल मेरे ऑपरेटर्स तक न पहुंच सके। मुझे अंदेशा था कि जलाल से बात हुई तो वो मेजर बख्शी के बारे में हमारे फैसले से इख्तलाफ करेगा। अव्वल खान ने शहर के वस्त से गुजरने के बजाय डिफेंस का रास्ता इख्तियार किया था। मैं उसके पीछे था और दिल ही दिल में उसकी हाजिर दिमागी को सराह रहा था। इस सफर में मेजर बख्शी की कार मेरे इस्तेमाल में थी। शहर के कल्ब से गुजरने में यह खतरा था कि बख्शी का कोई दोस्त या साथी उसकी गाड़ी में एक अजनबी चेहरा देखकर खतरे की बू सूंघ लेता और शहर में कबल अज वक्त ही वो खबर फैल जाती। ऐसी सूरत में हम बख्शी से छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी मर्जी की राह इख्तियार नहीं कर सकते थे। इस वाक़े की संगीनी को कम करने के लिए यह जरूरी था कि बख्शी और उसकी कार एक ही मकाम से बाजियाब हो ताकि इसके अगवा की किसी कहानी में जान न पड़ सके। डिफेंस, गोरा कब्रिस्तान और फिर शाहराह फैसल से होते हुए हम थोड़ी देर बाद मलेर छावनी की हदूद में दाखिल हो गए। स्टेशन 4 की चेक पोस्ट से गुजरने के बाद अव्वल खान अपनी गाड़ी को इस ब्लॉक की तरफ लेता चला गया जिसमें इसका दफ्तर वाक़ था। वहाँ हामिद और उसके चंद माहतहतों ने हमारा इस्तकबाल किया। अव्वल खान ने इनको बख्शी के बारे में चंद हदायत दी और मुझे साथ लेकर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। दफ्तर में पहुंचकर मैंने उसे बताया कि जलाल मेरी तलाश में था, मगर मैंने उससे बचने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। अब हम बख्शी पर हाथ डाल चुके हैं। वह हमसे ये तवक्का नहीं कर सकता कि हम अपना काम अधूरा छोड़कर उसे आज़ाद कर देंगे। अव्वल खान ने सोचते हुए कहा, तुम्हें देख लेना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। अपनी मजबूरियों के साथ वो तुम्हारी तरीक़ाकार से भी अच्छी तरह वाकिफ है। बख्शी होश में आ जाए और हम इसके तेवरों का अंदाज़ा लगा लें, फिर मैं जलाल से भी बात कर लूँगा। मैंने सिगरेट सुलगा कर जवाब दिया। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक नाम बाकी था। बख्शी के जरिए हम शयाम का सुराग लगाना था। उसे ख़त्म करने के बाद कहानी का वो बाब
मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता। अव्वल खान के नवादरात के ज़ख़ीरे से दस्तयाब होने वाली अंगूठियों की कारकर्दगी मेरे लिए आजमूदा थी। हम लोग चाय नोशी से फारिग हुए थे कि हामिद दफ्तर में आकर बख्शी के होश में आने की इतला दी। अव्वल खान ने उठकर दराज बंद किया और हम इसके दफ्तर से बाहर निकल गए। मेरा ख्याल था कि भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर बख्शी को STF की रवायात के मुताबिक किसी खाली कोठरी में बंद किया गया होगा, लेकिन मैं अंदर दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि वो कोई दफ्तर था। मेज के पीछे पड़ी हुई बड़ी सी कुर्सी खाली थी। मेजर बख्शी मुलाकातियों वाली एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सर पर STF के 2 स्यापोश एहलकार मुसल्लत थे जिनसे वो नालान नजर आ रहा था। उसने मैं बहुत गौर से देखा। उसकी फैली हुई आंखों में खौफ और तशवीश के साए लर्जा थे। अव्वल खान इस पर कोई खास तवज्जो दिए बगैर घूमने वाली कुर्सी पर जा बैठा। मैंने पहलू में पड़ी हुई कुर्सी संभाली ताकि किसी हद तक बख्शी के चेहरे का जायजा लेता रहूं। वो मेज के एक सिरे पर अव्वल खान के रूबरू मौजूद था। खामद दोनों मातहतों के साथ दीवार के करीब खड़ा हुआ था। तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चंद सानियों की खामोशी के बाद बख्शी ने भराई हुई आवाज में पूछा। कुछ जरूरी मुज़ाकरात करने थे। अव्वल खान ने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर खुश्क लहजे में कहा। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मेजर बख्शी ने बेबसी से अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, फिर कहा, यह कोई सरकारी दफ्तर मालूम होता है। चाहे तुम लोगों को मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे मुल्क में मेहमान सफारतकार हूँ। मुझे वियना कन्वेंशन के तहत यहाँ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और सहूलतें हासिल हैं, तो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। मुझसे कोई शिकायत है तो मेरे सफारत खाने से रजू करो और मुझे तवसंदीदा करार देकर यहाँ से निकाल दो। इससे आगे तुम्हारी हर हरकत गैर कानूनी होगी। तुम्हें कानून पढ़ाने के लिए नहीं लाया गया। अव्वल खान का इशारा पाकर मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अगर कानून की अबजद से भी वाकफियत है तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि शुराफा को फोन पर कत्ल खून रेजी की धमकियां देना किस कदर संगीन जुर्म है। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। उसने हड़बड़ाते हुए मुदाफ़ाना लहजे में कहा, मेरा नाम मजहर है। मेरे वो अल्फाज उसके आसाब के लिए बम साबित हुए। वो कुर्सी में यूं उछला जैसे अचानक किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। मैंने उसकी हालत से माजूज होते हुए अपनी बात जारी रखी। आज सुबह सवेरे तुमने मुझे धमकियां दी थी, इनके जवाब में तुम इस वक्त यहाँ नजर आ रहे हो। ये अजहर हैं। मैंने हाथ उठाकर अव्वल खान की तरफ इशारा किया। चाहोगे तो रवि भी यहाँ आ जाएगा। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, उसने अपने निचले होंठ पर जुबान फेरते हुए कहा। मैं किसी अजहर या मजहर को नहीं जानता। रवि मेरे मरने वाले दोस्त का भाई है, मगर मुझे इससे भी कोई पुरखाश नहीं है। मैं किसी को फोन पर क्यों धमकियां दूंगा? तुमने अपना नाम नहीं बताया था, मगर तुम्हारी आवाज पहचान ली गई थी। ये कहकर मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और टहलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। उसने बौखलाकर अपनी कुर्सी छोड़ दी। गुफ्तगू शुरू होने के बाद उसका खौफ धीरे धीरे दहशत में तब्दील हो रहा था। मैं इसके सामने खड़ा हुआ, चंद सानियों तक उसकी आंखों में झांकता रहा। फिर यकायक मेरा दाहिना हाथ गर्दश में आया। तड़ाक की आवाज के साथ भरपूर तमाचा उसके बाएं रुखसार पर पड़ा और वो अपना तवाजुन खोकर कुर्सी समेत फर्श पर गिर गया। तमाचा खाकर उसके मुंह से चंद मुहम्मल आवाजें निकली थीं। फिर वो फट पड़ा। ये जुल्म और ज्यादती है, तो मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। शट अप। मैंने धाड़ कर उसे डांटा। फिर उसकी कमीज का कॉलर खींच कर उसे फर्श से उठने में मदद दी। पहली मार खाकर उसकी टांगें कांपने लगी थीं। वो अपने कदमों पर खड़ा न रह सका और कुर्सी में ढेर हो गया। तुम मजहर नहीं हो, वो खौफजदा आवाज में हकलाया। तुम्हारी आवाज बदली हुई और कुछ जानी पहचानी सी है। हाँ, मैंने दुरुस्त लहजे में उसकी बात काटी। अब तुम्हारा दिमाग सही समत में चल रहा है, तो मैंने तुम्हारी आवाज पहचान कर अपनी आवाज बदल ली थी। जिन पर थोड़ा सा जोर दोगे तो तुम्हें रिटायर्ड कर्नल जमाल तस्ती याद आ जाएगा। तुम्हें आखिरी दिनों में उस पर शुबा होने लगा था कि वो डैनी है। तुम और ओब्रायन उसे घेरना चाह रहे थे। वो तुमसे खेल रहा था। वो सब मेरे ही रूप थे। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। मेरे खामोश होने पर उसके होंठों से फंसी फंसी सरगोशियाना आवाज बरामद हुई। तुम डैनी हो? इसका मतलब है कि मेरे शुबहात रोजे अव्वल ही से दुरुस्त थे। अब तुम्हें समझ लेना चाहिए कि तुम कहाँ हो। ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। ये कमरा तुम्हारा मकबरा भी बन सकता है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसे एक लंबा और गहरा सांस लेने के बाद थकी थकी आवाज में पूछा। थोड़ा सा ताउन, मैंने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। हमें मालूम है कि तुम बुढ़े हो। आवारगियों की वजह से तुम्हारी हड्डियों का गोदा बहुत कम रह गया है। हम तुम पर तशद्दुद नहीं करना चाहते। बोलते रहोगे तो इसमें तुम्हारा फायदा है। अड़ने या मक्कारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा हशर कृष्ण कुमार और हरिचंद से भी ज्यादा खराब होगा। हम तुम्हें सिसका कर मार डालेंगे। तुम्हारे तेवर खराब हैं। वो अपने बाएं रुखसार को सहलाते हुए बोला।
तुमने मुझे बताया कि तुम ही डैनी हो। ये तुम्हारी नीयत की खराबी की निशानियां हैं। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम मुझे मारने का फैसला कर चुके हो। मैं कुछ भी कर लूं तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैंने उसे पूरी बात कह लेने का मौका दिया, फिर जुबान खोली। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुमने हट धर्मी ना दिखाई तो तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारा बाल भी बीका ना होगा। खामोशी से तुम्हें आजाद कर देंगे। मैं कैसे मान लूं? तुम आज तक सिर्फ इस वजह से जिंदा हो कि तुम्हारी कोई तस्वीर रिकॉर्ड पर नहीं है। कोई तुम्हें देखकर डैनी की हैसियत से नहीं पहचान सकता। तुम ऐसे आदमी को क्यों जिंदा छोड़ोगे जो तुम्हें पहचानने के काबिल हो चुका हो? यह पुरअमने बकाए बाहमी का सौदा होगा। इसके उठाए हुए मजबूत नुक्ते पर चंद सानियों तक गौर करने के बाद मैंने जुबान खोली। तुम मुझे भूले रहोगे, मैं तुम्हें नजरअंदाज करता रहूंगा। जिस दिन तुमने मेरे खिलाफ जुबान खोली, मौत कहीं ना कहीं से तुम पर टूट पड़ेगी। तुम्हारे लिए मैं दुश्मन हूं, दुश्मनों में भी शायद एक नंबर दुश्मन। मैं तुम्हारे कब्जे में आया हुआ हूं। तुम्हें मेरी जिंदगी से क्या मोहब्बत हो सकती है? तुम मुझे क्यों जिंदा रहने दोगे? तुम क्यों मुझे फरेब देने की कोशिश कर रहे हो? वो बिदका हुआ था, उसे राह रास्त पर लाने के लिए ये यकीन दिलाना जरूरी हो गया था कि मुझे जिंदा रखने के बारे में कुछ झूठ नहीं बोल रहा था। यकायक मेरे जहन में जलाल के फलसफे ने सर उभारा और मेरी जुबान खुद बखुद चल पड़ी। तुम हमारे गले की हड्डी हो, मैंने कहा। तुम्हें निगला जा सकता है न उगला जा सकता है। वो खामोश और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, जैसे मेरी तरफ से मजीद वजाहत का मुंतजिर हो। मैंने दिल ही दिल में इसका बीच को एक भारी सी गाली देकर अपनी बात का सिलसिला जारी रखा। इस बात को यूं समझ लो कि तुम कितने ही बदमाश और मूजी सही यहाँ अपने मुल्क के एक अहम सफारती अफसर हो। तुम्हें मार दिया गया तो नई दिल्ली में इसका रद्द-ए-अमल होगा। तुम्हारी बरादरी के लोग तुम्हारे रुतबे के किसी पाकिस्तानी अफसर को मार डालेंगे। ये सौदा बहुत महंगा होगा। ये खतरा हम मोल ले सकते हैं और ना नई दिल्ली वाले ऐसे कोई हमाकत करेंगे। आपस की देरीना दुश्मनी के बावजूद ये खौफ दोनों के सफारती अमले में छुपे हुए सरकारी जासूसों और मुखबरों की जिंदगी का जामिन है। अब तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि तुम जिंदा रहोगे। तुम बहुत खूनख्वार और दरिंदा सिफ्त दुश्मन हो। तुम्हारी शोहरत खराब है। दुश्मन हाथ आ जाए तो तुम उसे बेरहमी से उधेड़ डालते हो। तुम्हारी जुबान से जिंदगी की ये सब यकीन दहानियां अजीब महसूस हो रही हैं। वो मेरी तरफ से शदीद बेअतमादी में मुब्तला था। मैं इतना सफाक नहीं हूं। तुम्हें मारना होता तो मैं उसी वक्त तुम्हारा खात्मा कर देता जब मैं जमाल दस्ती बनकर तुम्हारे बहुत करीब हो गया था। जिस खौफ ने उस वक्त मुझे तुम्हारे खून से दूर रखा, वही अंदेशा अब भी तुम्हारी जिंदगी का जामिन है। उसका दाना खुश्क हो रहा था। उसने थूक निकल कर बोलने की कोशिश की तो उसके अल्फाज का तलफ्फुज बिगड़ा हुआ था। तुम पर एतबार करना मुश्किल है, फिर भी तुम पूछ लो। मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मुझे आदमी के बदले आदमी चाहिए। शाम कहाँ छुपा हुआ है? मैंने बड़ा राज सवाल किया। तो क्या तुम मेरी बजाय उसे मारने का इरादा किए बैठे हो? उसने मेरे सवाल पर चौंक कर पूछा। तुम्हें अपनी जिंदगी के सिवा किसी और चीज से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मैंने सर्द महरी से कहा। शायाम यहाँ कोई सफारती अफसर नहीं है, वो यहाँ का शहरी है। उसने कोई गद्दारी की है तो उसको सजा मिलनी जरूरी है। यह बताओ कि वो कहाँ मिलेगा? उसने किसी से गद्दारी नहीं की, वो सब आपस की बातें थी। कृष्ण को हमेशा से धड़का लगा रहता था कि रवि किसी भी वक्त उसकी पीठ में खंजर घोंप सकता है। इस डर की वजह से उसने श्याम को मोहन हाउस में डाला हुआ था। कृष्ण कुमार का वो डर बिल्कुल सही था। श्याम ने खबर दी है कि उसे रवि ने ही तुम्हारे हाथों मरवाया था। उसने कृष्ण कुमार के साथ अपने साले से भी बेवफाई की। आपस की इन बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? वो ऐसी जाती बातें तुम तक क्यों पहुंचाता था? मैंने चुपते हुए लहजा में पूछा। मारुति के लक्षण अच्छे नहीं हैं, मगर वो कृष्ण कुमार को मुंह नहीं लगाती थी। मैंने जब भी उससे करीब होने की कोशिश की, उसने मुझे अंकल कहकर मेरे अनुमानों पर ओस डालती। इस खूबसूरत नागन की वजह से मैंने कृष्ण कुमार को मशवरा दिया था कि वो किसी को इस घर की निगरानी पर लगाते। उसने श्याम को वहां भेज दिया। वो अपनी खबरें मुझे देता था, मैं कृष्ण कुमार से बात कर लिया करता था। इसका मतलब है कि तुम्हारे और कृष्ण कुमार के दरमियान गहरे मरासम थे। मैंने तंज से सवाल किया। तुम जानते हो कि जब सीक्रेट एजेंट अपने मुल्क से बाहर रहकर एक साथ काम करते हैं तो उनके दरमियान कैसी गहरी दोस्तियां हो जाती हैं। उसने इस मर्तबा खुले दिल से जवाब दिया। ये दोस्तियां उम्र भर काम आती हैं, कभी कभी ले डूबती हैं। कृष्ण कुमार यहाँ अपना काम कर रहा था, उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं था। हमारा ताल्लुक मारुति और श्याम से आगे कुछ नहीं था। तुम कृष्ण कुमार से लाताल्लुक थे तो यहाँ किसकी हदायत पर काम कर रहा था? इस सवाल का जवाब वही दे सकता था। मैंने कभी उसकी टो लेने की कोशिश नहीं की। बख्शी का बायां हाथ गैर इरादी तौर पर एक मरतबा फिर वो रुखसार सहलाने में मसरूफ हो गया जो तमाचे की जद में आया था। तुम अनिल बिस्वास के बारे में क्या जानते हो? मैंने तवक्कुफ के दरमियान सिगरेट सुलगाने के बाद अचानक पूछ लिया। उसने बेसाख्ता सर उठाया। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी तैर रही थी। तुम्हारे दुश्मन तुमसे बिला वजह खाइफ नहीं रहते। तुम बहुत बाखबर मालूम होते हो। वो इंडियन सीक्रेट सर्विस का एक सीनियर अफसर है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्या तुम्हें भी मालूम नहीं कि कृष्ण कुमार उसी के लिए काम कर रहा था?
मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर तुर्श हो गया। मुझे अनिल बिस्वास की सही पोस्टिंग का इल्म नहीं है। अगर वो राह के पाकिस्तान विंग का सरबराह है तो फिर कृष्ण कुमार उसी को जवाब दे होगा। वो वही बात कह रहा था जो जलाल ने मुझे पूरे वसूख से बताई थी। अनिल बिस्वास के बारे में बख्शी के आखिरी जवाब से मैंने अंदाजा लगाया कि उसकी मुज़ाहमती कुव्वत तम तोड़ चुकी थी। बस वो अपनी पेशा वाराना फितरत से मजबूर होकर हर जवाब में आड़ मोड़ से काम ले रहा था। इस अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा आस उस नुक्ते से बंधी थी कि मैंने जमाल दस्ती के रूप में उसे बहुत करीब होते हुए भी उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की थी, तो असल रूप में सामने आने के बाद भी मैं उसकी जान के लिए कोई खतरा नहीं था। अपनी जिंदगी की वो जमानत है। मिल जाने के बाद बख्शी मुझसे पूरी तरह ताउन कर रहा था। बख्शी जिन दिनों कराची में पेश आने वाले वाकयात में पूरी तरह मुलव्विस था, मैंने उस वक्त उसकी तरफ से चशमपोशी इख्तियार कर ली थी। इसके मुकाबले में वो इन दिनों तकरीबन गोशा नशीन था। वो अपनी किसी नई सरगर्मी के नतीजे में सजा का मुस्तहिक नहीं था। मुझसे पूछगछ करके इसे छोड़ देता तो मेरी ज़मीर पर कोई बोझ ना होता। मुश्किल ये थी कि वो मेरी कैद में रहते हुए जो वादे करता, आज़ादी मिल जाने के बाद इन्हें सिरे से फरामोश कर देता और अपने तजर्बात को राह के रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनवा देता। इसकी ऐसी कोई हरकत मुस्तकबिल में हमारे लिए मोहलक साबित हो सकती थी। बातों के जाल में तुमने मेरे एक सवाल को अभी तक उलझाया हुआ है। मैंने उसे होने वाली सारी गुफ्तगू को अपने जहन में दोहराते हुए खुश्क लहजे में कहा, मेरे हर सवाल का जवाब दिए बगैर तुम आज़ादी हासिल नहीं कर सकोगे। अब कुछ भी नहीं रहा। मैंने तुम्हें हर बात बता दी है। कृष्ण कुमार के मिशन के बारे में मुझे तफसील का इल्म नहीं है। मिशन खुफिया होते हैं। कृष्ण कुमार का जिक्र आने पर मैंने वही बात आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन करीबी लोग भांप लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तुमने उसकी सरगर्मियों के बारे में अपनी कोई राय जरूर कायम की होगी। भारत में आबाद हिंदू ही नहीं, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि दो कौमी नजरिया गलत था। इसकी बुनियाद पर खून के दरिया बहाकर बरसगीर को तकसीम करना इससे भी बड़ी गलती थी। ये जमीन हमेशा से एक थी और इसे एक ही रहना चाहिए। यहाँ भेजे जाने वाले हर खुफिया मिशन का असल मकसद यही होता है। मकसद हासिल करने के तरीके हुकूमतों के आने जाने से बदलते रहते हैं। उसे रुक रुक कर कहा, यह अखंड भारत का पुराना नारा है। इसके जरिए हिंदू पूरे इलाके पर अपना राज कायम करने के ख्वाब देख रहे हैं। अव्वल खान ने कहा, बरसगीर हमेशा से गैर मुस्लिम अक्सरियत का इलाका रहा है। उसने अपने अल्फाज की हमायत में वो जहरीला मवाद उगलना शुरू कर दिया जो न जाने कब से उसके जहन में पक रहा था। छोटे मोटे राजवाड़ों को छोड़कर महमूद गजनवी से बहादुर शाह जफर तक मुसलमानों ने इस खित्ते पर राज किया। ये राज अक्सरियत के बल पर नहीं मिला था। आज भी वही हुकूमत करता है जो ताकतवर होता है। ताकत की पूजा बरसगीर के रहने वालों के खमीर और मिजाज में शामिल है। भारत एक था, इसे एक ही रहना चाहिए। हमें इससे गर्ज नहीं कि इस पर कौन हुकूमत करता है। जिसमें ताकत और सलाहियत होगी वही अखंड भारत को चलाएगा। जब बाहर से आने वाले मुट्ठी भर मुसलमान सदियों हुकूमत कर गए तो अखंड भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमान दोबारा अपने बुजुर्गों के वारिस क्यों नहीं बन सकते? तुम अखंड भारत बनाकर खामोशी से मुसलमानों की बालादस्ती कबूल कर लोगे? अव्वल खान ने तंजिया लहजा में पूछा, तुम बुरा ना मनाओ तो मुझे कहने दो कि तुम जैसे तंग नजर सब कुछ गड़मड़ कर देते हैं। अखंड भारत को इस्लाम और मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं है। इस्लाम उसी खित्ते का मजहब है। ये बाहर से आया और फिर यहाँ फैलता चला गया। मगर यहाँ बसने वाले सारे मुसलमान बगदाद और मदीने से नहीं आए। वह पुराने जमानों से यहाँ बसे हुए आर्याओं, दरावड़ों और दूसरी कौमों की औलादे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और बड़ों के मजहब को छोड़कर मुसलमान हो गए। ये सिलसिला 10-20 पुश्तों से यूं ही चला आ रहा है। कभी किसी ने मजहब की बिना पर जमीन की तकसीम का नारा नहीं लगाया था। अपनी ये बकवास बंद करो। अव्वल खान ने गुस्से में उसकी बात काट दी। तुम्हारी ये रटी रटाई तकरीर सादालू देहातियों को गुमराह कर सकती है। हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम लोगों ने हकायक को इसी तरह मसख किया हुआ है। तुमने छेड़ा है तो फिर मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मेजर बख्शी ने डटाई से इसरार किया और अपनी बात जारी रखी। हमारी असल लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। जब अमेरिका में मुसलमान रहते हैं, चीन में रहते हैं, तो अखंड भारत में भी रह सकते हैं। दो कौमें और दो मुल्क। अव्वल खान ने अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को पूरी ताकत से फिजा में लहरा कर कहा, यह गलत है। मुल्क कौमों से नहीं बना करते। मुसलमान एक कौम है तो फिर बांग्लादेश क्यों बना? तुम ईरान, अफगानिस्तान और इराक से क्यों नहीं मिल जाते? यहाँ से तुर्की और फिर अफ्रीका के साहिल तक सभी मुसलमान हैं। इन्हें मिलाकर एक मुल्क क्यों नहीं बना लेते? अब तुमने इस बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा। अव्वल खान का पारा चढ़ गया और उसने मुक्का तान कर अपनी कुर्सी छोड़ दी। एक जबड़ा दैनी ने हिलाया है, दूसरा तुम तोड़ दो। मैं भारतीय हूं तो मेरी आवाज को कुचल सकती हो। थोड़े दिनों की बात है, हर एक यही सवाल करता नजर आएगा, तुम किस किस के जबड़े तोड़ोगे?
मुखालिफ की बात सुनने और दलील का जवाब दलील से देने का हौसला पैदा किए बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। स्कॉलर बनने की कोशिश मत करो। मैंने बख्शी को डांटा। हम तुम्हारे नजरियात सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाए। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। ज्यादा बढ़ बढ़ कर बोलोगे तो मैं भी तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। शायद तुम्हारी पूछताछ खत्म हो चुकी है। अब मुझे जाने की इजाजत दे दो। मैंने यहाँ आते हुए देखा है कि मेरी गाड़ी बाहर मौजूद है। तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि शयाम कहाँ रिपोर्ट है। मैंने उसे याद दिलाया। तुम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हो। मेजर बख्शी ने गहरी सांस लेकर कहा, इसका कसूर इतना ज्यादा नहीं है। वो तुम्हें ली मार्केट के गुलजार होटल में मिल जाएगा। रवि के घर से भागकर वो सीधा वहीं पहुंचा था। वो होटल में अपने असल नाम ही से ठहरा हुआ है। होटल का पता और फोन नंबर क्या है? मैंने उसे घूरते हुए अगला सवाल किया। इससे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं। उसने खुद मुझे फोन किया था। मेरे लिए कभी भी इतना अहम नहीं रहा कि मैं उसकी नकलो हरकत से हर वक्त बाखबर रहने की कोशिश करूं। वो सस्ता रहायशी होटल होगा, आसानी से मिल जाएगा। अब शायद बख्शी का काम पूरा हो चुका है, इसे बख्श देना चाहिए। मैंने अव्वल खान से कहा, किसी एहतियात की जरूरत नहीं। अव्वल खान दीवार के करीब खड़े हुए हामिद से मुखातिब होकर बोला, बल्कि बहुत एहतियात से बख्शी को यूं सुला दो किसी हमेशा के लिए याद माजी से निजात मिल जाए। तो अब इसके लिए अजाब बनी हुई है। क्या कह रहे हो तुम? मेजर बख्शी बौखलाकर मुताफाना अंदाज में अपनी कुर्सी से उठ गया। तो तुम मुझे नहीं मार सकते। डैनी ने मुझसे मुआफी का वादा किया था। खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मैं नरमी से उसे समझाया। ये तुम्हें बेहोश करके कहीं पहुंचा देंगे। अब बेहोश करने की क्या जरूरत है? वो घबराया हुआ था। मुझे मालूम है कि मैं स्पेशल टास्क फोर्स के किसी अड्डे पर हूं। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। खामोशी से अपनी गाड़ी में घर लौट जाऊंगा। यह खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। अव्वल खान ने बेरुखी से कहा, STF के इस अड्डे का महल वकूफ बहुत अहम है।